नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटीए एंट्रेंस एग्जाम इलेक्ट्रीशियन का पेपर देखेंगे। मॉडल पेपर है यह, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ओम मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, मैगर। तो आपको पता होगा कि इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए हम लोग मैगर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मैगर। आपको पता होगा कि ओम मीटर द्वारा क्या नापा जाता है? प्रतिरोध मापा जाता है। वोल्ट मीटर द्वारा आपका विभव मापा जाता है। एमीटर द्वारा आपका धारा मापा जाता है। और मैगर द्वारा क्या मापा जाता है? इंसुलेशन प्रतिरोध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा निम्नलिखित में से एक कारण है सक्रिय डीसी जनरेटर के अवशिष्ट चुंबकत्व खोने के लिए? ऑप्शन है आर्मेचर कोर ठीक से प्रतिधार नहीं है, जनरेटर एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रखा है, आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम से अधिक है, डी है गलत ब्रश की स्थिति। तो देखिए, जिस कारण से सक्रिय डीसी जनरेटर के अवशिष्ट चुंबकत्व खोने के लिए होता है, वह रहता है कि जनरेटर एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रखा है। क्या होता है कि जो सक्रिय डीसी जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाता है। तो अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि IS 3156 के अनुसार सिंगल फेज के लिए सेकेंडरी वोल्टेज व थ्री फेज विभव ट्रांसफार्मर की श्रेणी मान कितना होगा? तो देखिए कि IS 3156 के अनुसार सिंगल फेज के लिए सेकेंडरी वोल्टेज व थ्री फेज विभव ट्रांसफार्मर के श्रेणी मान जो होता है, यह मान होता है आपका 100 वोल्ट से 110 वोल्ट तक होता है। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 100 वोल्ट व 110 वोल्ट। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, एक पूर्व प्रवर्धक होता है एक। ऑप्शन है धारा प्रवर्धक, वोल्टता प्रवर्धक, शक्ति प्रवर्धक, दृश्य प्रवर्धक। तो देखिए, जो एक प्री एम्पलीफायर होता है यानी कि पूर्व प्रवर्धक होता है, यह आपका वोल्टता प्रवर्धक होता है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वोल्टता प्रवर्धक। पांचवा क्वेश्चन है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के समतुल्य सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का आकार समान रेटिंग के लिए कितना होगा? ऑप्शन है 3 गुना, समान, 1.5 गुना, 1/3। तो देखिए, जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए समतुल्य सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो आकार होता है, वह समान रेटिंग के लिए क्या होता है आपका 1.5 गुना होता है। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1.5 गुना। छठा क्वेश्चन है, किसी हेक्साबिलेट के दांत का आकार उसके पिच से सीधे संबंधित होता है। पिच का विवरण कैसे दिया जाता है? ऑप्शन है हेक्साबिलेट की पूरी लंबाई के लिए, 100 mm की प्रति लंबाई के लिए, 250 mm की प्रति लंबाई के लिए, 10 mm प्रति लंबाई के लिए। तो किसी हेक्साबिलेट के दांत का आकार उसके पिच से सीधे संबंधित होता है। पिच का विवरण जो होता है, यह हम लोग देते हैं 25 mm प्रति लंबाई के लिए। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 25 mm की प्रति लंबाई के लिए। सातवां क्वेश्चन है, किसी स्टील डंडे को किसकी भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए? ऑप्शन स्क्रू ड्राइवर, हथौड़ा, चाकू, डी है इनमें से सभी। तो देखिए, किसी स्टील के डंडे को हम लोगों को क्या करना चाहिए? स्क्रू ड्राइवर की तरह भी नहीं प्रयोग करना चाहिए, हथौड़े की तरह भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाकू की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो इसलिए यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। अगर स्टील का डंडा है तो उसे स्क्रू ड्राइवर की तरह करेंगे तो आपके हाथ में लग भी सकता है, खरोंच आ जाएगा, खून भी निकल सकता है। हथौड़ा की तरह भी उसे नहीं पीटना चाहिए, और चाकू की तरह भी उसे यूज नहीं करना चाहिए स्टील के डंडे को। आठवां क्वेश्चन है कि IGBT स्टैंड्स फॉर, IGBT का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए, जो IGBT होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है कि इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है कि मृदा में उपस्थित नमी की मात्रा
मृदा के प्रतिरोध को क्या करती है? ऑप्शन है बढ़ाती है, घटाती है, प्रभावित नहीं करती है, 9 है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मृदा में उपस्थित नमी की मात्रा मृदा के प्रतिरोध को क्या करती है? घटाती है। यहाँ पे आपका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि अगर मृदा में आपका नमी है तो क्या होगा कि मृदा का जो प्रतिरोध होगा वह घटेगा, यानी कि उसकी चालकता क्या होगा? बढ़ेगा। चालकता बढ़ने लगेगी, प्रतिरोधकता घट। 10वां नंबर क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट पर चक्रों की संख्या 6 है। प्राथमिक व द्वितीयक वोल्टेज क्रमशः 240 वोल्ट व 32 वोल्ट है। प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसी ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट पर चक्रों की संख्या 6 है। प्राथमिक द्वितीयक वोल्टेज क्रमशः 240 और 32 वोल्ट है। प्राथमिक द्वितीयक में जो चक्रों की संख्या होगी यह आपका 1440 चक्कर और 192 चक्कर होगा। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा कि चक्रों की संख्या से यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 6 का गुणा इसमें, 6 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 6 शून्य शून्य, 6 चौक 24, तो 4 हासिल तो हो जाएगा। फिर 6 दूना 12, तो 14 हो जाएगा। फिर ये 6 गुणा 32 करेंगे तो 192 चक्कर आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा दोनों में। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिपथ भंजकों को स्थापित करने में न्यूनतम समय लगता है? ऑप्शन है वायु विस्फोट, न्यूनतम आयल, बल्क आयल, सल्फर हेक्साक्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड है SF6। तो जिस परिपथ भंजकों को स्थापित करने में न्यूनतम समय लगता है वह रहता है आपका SF6 रहता है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा SF6। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक 10 किलो वोल्ट एम्पियर का ट्रांसफार्मर खुले परिपथ टेस्ट में 400 वाट व लघु परिपथ टेस्ट में 900 वाट का पावर ले रहा है। 50% के लोड पर कॉपर ह्रास क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए जो कॉपर ह्रास का मान होगा वह आपका 225 वाट होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग वीडियो शेयर नहीं किए हैं वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वाइंडिंग में कॉइल या पोल या फेसों की संख्या एक हो तो वाइंडिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो अगर कॉइल, पोल या फेजों की संख्या अगर एक हो तो ऐसी वाइंडिंग को हम लोग जानते हैं विकेंद्रित वाइंडिंग के नाम से। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, विकेंद्रित वाइंडिंग। 14 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस में क्या होता है? तो देखिए जो बायोगैस रहता है इसमें आपका क्या होता है कि कुछ अशुद्धियों सहित मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि कुछ अशुद्धियों सहित मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादा मात्रा में आपका मीथेन ही रहता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा प्रतिरोध जिन कारकों पर निर्भर करता है वह क्या है? ऑप्शन है इलेक्ट्रोड की गहराई, नमी, NaCl, इनमें सभी। तो इनमें क्या होता है कि मृदा प्रतिरोध जिन कारकों पर निर्भर करता है वह इलेक्ट्रोड की गहराई पर भी निर्भर करता है, नमी पर भी निर्भर करता है और NaCl पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। 16 नंबर क्वेश्चन है, उच्च आवृत्तियों को सीमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है प्री इम्फेसिस, डी इम्फेसिस, ट्यूनिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उच्च आवृत्तियों को सीमित करने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्री इम्फेसिस। तो यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्री एम्फेसिस। 17 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के किस वाइंडिंग में सबसे अधिक टर्न होते हैं? ऑप्शन है लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, वाइंडिंग टर्न की संख्या पर निर्भर नहीं करती, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है वह आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलित होता है जब P इक्वल टू 100 वाट, Q इक्वल टू 1 किलो वाट, S इक्वल टू 120 वाट। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो देखिए इसका मान ज्ञात करने के हम लोग यही फार्मूला लगाते हैं, P बाई Q इक्वल टू
R/S। तो इसी फार्मूला का यूज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 1.2 किलोवाट आ जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से, थर्मो आयनिक क्रिया से, ऑक्सीजन के अभाव में ईंधन के दहन से, उपरोक्त कोई नहीं। तो ईंधन सेल से जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है वह हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्ट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धियां आंतरिक लघु परिपथ परिस्थिति पैदा कर सकती है, जो क्या कहलाता है? ऑप्शन विध्रुवण, विद्युत अपघटन, स्थानीय क्रिया, ध्रुवाच्छादन, डी है आपका ध्रुवाच्छादन। तो यहाँ पे देखिए, विद्युत अपघटन में उपस्थित अशुद्धियां आंतरिक लघु परिपथ परिस्थिति पैदा कर सकती है, जो हमारा कहलाता है स्थानीय क्रिया कहलाता है। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर को स्टार्ट करने पर आप देखते हैं कि वह झटके से चालू होती है, इस प्रभाव का दोष क्या है? लाइन वोल्टेज बहुत अधिक है, ये रहेगा आपका पहला ऑप्शन है लाइन वोल्टेज अधिक है। दूसरा ऑप्शन है आपका फील्ड वाइंडिंग में लघु परिपथ है। सी आपका कि स्टार्टर का कॉन्टैक्ट टर्मिनल पीटेड यानी कि गड्ढेदार है, कार्बन ब्रश पर ग्रेड गलत है। तो डीसी मोटर को स्टार्ट करते समय हम लोग देखते हैं कि वह झटके से चालू होता है, इस प्रभाव का दोष यह होता है कि स्टार्टर का कॉन्टैक्ट टर्मिनल पीटेड यानी कि गड्ढेदार है। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, मशीन की चलती हालत में घिसने के कारण एक डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है, कितनी लंबाई पर ब्रश को बदलना पड़ता है? ऑप्शन है मूल लंबाई से 1/2 पर, मूल लंबाई का 1/3 पर, मूल लंबाई का 3/4 पर, मूल लंबाई का 2/3 पर। तो मशीन की चलती हालत में घिसने के कारण एक डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है, जितनी लंबाई पर ब्रश को बदलना पड़ता है वह रहता है आपका कि मूल लंबाई का 2/3 पर। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि मूल लंबाई का 2/3 पर। 23 नंबर क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हिस्टेरिसिस संयोजित करने का उद्देश्य क्या है? सॉरी, रिहोस्टेट संयोजित करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है प्रारंभिक धारा को सीमित करना, प्रारंभिक धारा को बढ़ाना, प्रारंभिक धारा को घटाना जिससे कि प्रभावी बल आघूर्ण बढ़ सके, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रहता है उसमें जो रिहोस्टेट संयोजित किया जाता है उसका मेन उद्देश्य होता है कि प्रभावी धारा को घटाना जिससे कि सब प्रारंभिक जो बलाघूर्ण बढ़ सके। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि दोषयुक्त स्टार्टर को हटा देते हैं तो प्रतिदीप्ति नलिका प्रकाशित हो जाती है, तो दोष क्या है? तो ये होता है आपका स्टार्टर में होता है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा स्टार्टर में। 25 नंबर क्वेश्चन है, 250 वोल्ट 1500 वाट के एक इलेक्ट्रिक हीटर जो 500 डिग्री सेल्सियस पर कार्यरत है, उसके लिए उसमें तत्व की धारा व प्रतिरोध को परिकलित करें, कितना आएगा? तो ये जो आएगा ये आएगा आपका 6 एम्पियर व 41.66 ओम आएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण क्या है? सेल को लंबी अवधि के लिए डिस्चार्ज कंडीशन में रखना, प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किटिंग होना, ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होना, बैटरी पर ओवरलोड होना। तो देखिए, लेड एसिड बैटरी में जो बकलिंग दोष का कारण होता है ये होता है कि ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होना। ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होने के कारण क्या होता है कि आपका लेड एसिड बैटरी में बकलिंग आ जाता है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, सर्पी वलय प्रेरण मोटर में घूर्णक धारा आवृत्ति निर्भर करती है। तो ऑप्शन है घूर्णक चालक पर, घूर्णक प्रेरकत्व पर, स्लिप के परिणाम पर, प्रेरकी प्रतिघात पर। यह निर्भर करता है आपका स्लिप के परिमाण पर। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा स्लिप के परिमाण पर। 28 नंबर क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर मशीन चलती है। तो देखिए, जो यूनिवर्सल मोटर मशीन रहता है ये जो चलता है यह आपका
डीसी सप्लाई के साथ उच्च स्पीड पर और कम स्पार्किंग के साथ चलता है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युतीय परिपथ में फ्यूज उच्च डट 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 क्या होता है, परिणाम स्वरूप, सॉरी यहाँ पे है कुछ गड़बड़, ये इसी में है। तो किसी विद्युतीय परिपथ में फ्यूज उच्च डट 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 परिणाम स्वरूप उड़ जाता है। तो किसके विद्युतीय परिपथ में फ्यूज परिणाम स्वरूप उड़ जाता है? ऑप्शन है किसी शॉर्ट सर्किट द्वारा उत्पन्न वोल्टेज के कारण, किसी शॉर्ट सर्किट द्वारा उत्पन्न प्रवाहित धारा से, खुले परिपथ द्वारा उत्पन्न वोल्टेज से, किसी खुले परिपथ द्वारा उत्पन्न प्रवाहित धारा से। ये होता है किसी शॉर्ट सर्किट द्वारा उत्पन्न प्रवाहित धारा से होता है। तो यहाँ पे आपका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, किसी शॉर्ट सर्किट द्वारा उत्पन्न प्रवाहित धारा से। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक उपकरण की नियुक्ति से पूर्व इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए जांच होनी चाहिए। वाटर हीटर के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध किससे कम नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन है 1 मेगा ओम, 2 मेगा ओम, 0 से 5 मेगा ओम, 0 से 25 मेगा ओम। तो वाटर हीटर के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। 31 नंबर क्वेश्चन है, एच पी एम वी द्वीप उत्पन्न करता है। ऑप्शन है 30 ल्यूमन पर वाट, 50 ल्यूमन पर वाट, 60 ल्यूमन पर वाट, 80 ल्यूमन पर वाट। तो देखिए जो एच पी एम वी द्वीप होता है यह आपका 50 ल्यूमन पर वाट उत्पन्न करता है। तो 31 का यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 50 ल्यूमन पर वाट। 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मापक यंत्र एक संकेतक यंत्र है? ऑप्शन है रीड टाइप, फ्रीक्वेंसी मीटर, एनर्जी मीटर, अमीटर, तापक्रम रिकॉर्डिंग यंत्र। तो देखिए जो मापक यंत्र एक संकेतक यंत्र होता है वह आपका अमीटर है। अमीटर क्या आपका एक संकेतक यंत्र है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि वायर गेज किसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है तो देखिए तार की लंबाई, तार का क्षेत्रफल, तार का व्यास, तार के अवरोधन, सतह की मोटाई। देखिए जो वायर गेज होता है इसके द्वारा हम लोग कार्य करते हैं कि जो तार का व्यास होता है उसको मापते हैं। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि डायमीटर आप वायर को मापने के लिए करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी इंसुलेशन में कंटिन्यूटी टेस्ट के दौरान मेगर द्वारा इंगित पाठ्यांक कितना होता है? तो देखिए इंसुलेशन में कंटिन्यूटी टेस्ट के दौरान मेगर द्वारा जो इंगित पाठ्यांक होता है यह हमारा होता है 0 मेगा ओम। यहाँ पे आपका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा, 0 मेगा ओम। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में ओमिक प्रतिरोध व चुंबकीय लीकेज नहीं होता है जो नो हरास में परिणत होता है? ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो देखिए जिस प्रकार के ट्रांसफार्मर में ओमिक प्रतिरोध व चुंबकीय लीकेज नहीं होता है जो नो हरास में परिणत होता है वह आदर्श ट्रांसफार्मर रहता है। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आदर्श ट्रांसफार्मर। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुचालक है? ऑप्शन है चाइना मिट्टी, पोर्सिलीन, ग्रेफाइट, कांच। तो जो सुचालक है तो वह आपका है ग्रेफाइट, आपका क्या है सुचालक है, बाकी सब कुचालक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज के लिए एसी इनपुट है, डीसी आउटपुट की उत्क्रमिका आवृत्ति प्लस आवृत्ति पल्स सेकंड में कितना होगा? ये होगा आपका 150 होगा। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का यंत्रक बल एक संकेत यंत्र है जिसे किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है? ऑप्शन है गुरुत्व नियंत्रण, स्प्रिंग नियंत्रण, द्रव घर्षण नियंत्रण, हाइड्रोलिक घर्षण नियंत्रण। तो जिस प्रकार का नियंत्रक बल एक संकेतक यंत्र है जिसे किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है वह आपका स्प्रिंग नियंत्रण रहता है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्टर रहित 220 वोल्ट 10 हार्स पावर शंट मोटर जिसका आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है की प्रारंभिक धारा कितनी होती है? तो इसकी जो प्रारंभिक धारा होती है वह आपका 1100 एम्पियर होता है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, स्टीरियोफोनिक
प्रणाली के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए स्टीरियोफोनिक प्रणाली के लिए आवश्यक होता है कि दो पृथक प्रवर्धक होना चाहिए। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, दो पृथक प्रवर्धक। 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन रूटीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के विशेष गुण का वर्णन करता है? तो जो कथन रूटीन प्रिवेंटिव 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन रूटीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के विशेष गुण का वर्णन करता है? तो देखिए जो कथन रूटीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के गुण का विशेष गुण का वर्णन करता है वह है आपका कि मशीन का मेंटेनेंस या तो कार्य के दौरान या अल्प अंतराल के लिए मशीन को रोककर हो सकता है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, एक स्थिर वोल्टेज आपूर्ति से जोड़े गए 3 किलोवाट वाले डीसी मोटर का वेग 2000 आरपीएम है। इस वेग को 2500 आरपीएम तक परिवर्तित करना है, किस वेग नियंत्रक विधि का प्रयोग करोगे? तो इसके लिए हम लोग जो जिस नियंत्रक विधि का प्रयोग करेंगे वो नियंत्रक विधि रहता है हमारा कि क्षेत्र धारा को एक क्षेत्र रिहोस्टेट से परिवर्तित कर। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिस्टम में से किसमें विद्युत पावर का पारेषण होता है? तो जिसमें विद्युत पावर का पारेषण होता है वो रहता है आपका ओवरहेड सिस्टम भी रहता है और भूमिगत सिस्टम दोनों रहता है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिपथ भंजकों में उच्च विश्वसनीयता व नगण्य देखरेख होती है? ऑप्शन है वायु विस्फोट परिपथ भंजक, एसएफ परिपथ भंजक, आयल परिपथ भंजक, निर्वात परिपथ भंजक। तो जिस परिपथ भंजकों में उच्च विश्वसनीयता व नगण्य देखरेख होती है यह रहता है आपका एसएफ प्रतिरोध भंजक। तो यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एसएफ प्रतिरोध परिपथ भंजक, एसएफ परिपथ भंजक। 45 नंबर क्वेश्चन है, कोरोना की यह हानि होती है कि ऑप्शन है समीप के संचार परिपथ के साथ व्यवधान करता है, यह ट्रांसमिशन लाइनों में हार्मोनिक शुरू करने लगता है, प्रबलता से, तीसरा हार्मोनिक, चौ तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे कि शक्ति क्षय होता है, डी है आपका उपरोक्त सभी। तो कोरोना की हानि से यह सभी होता है, यहाँ पे आपका डी आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण रिवेट ज्वाइंट में धातु की क्रशिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो रिवेट ज्वाइंट में धातु की क्रशिंग के लिए जो जिम्मेदार होता है यह रहता है आपका कि रिवेट का व्यास बहुत अधिक होना। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, रिवेट का व्यास बहुत अधिक होना। 47 नंबर क्वेश्चन है, पीक फैक्टर इनमें से किसका अनुपात है? तो देखिए जो पीक फैक्टर अनुपात होता है यह रहता है कि आरएमएस मान के साथ पीक मान का। तो यहाँ पे आपका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि तापमान में वृद्धि के साथ इंसुलेशन प्रतिरोधकता क्या होती है? ऑप्शन अपरिवर्तित रहती है, रेखीय रूप से कम होता जाता है, रैखिक रूप से बढ़ जाता है, तेजी से कम हो जाती है। तो तापमान में वृद्धि के साथ जो इंसुलेशन प्रतिरोधकता होती है यह क्या होता है कि आपका तेजी से कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, तेजी से कम हो जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि वोल्टता अनुवर्ती यानी कि वोल्टेज फॉलोअर प्रवर्धक प्रयुक्त होता है। तो वोल्टता अनुवर्ती प्रवर्धक जो प्रयुक्त होता है यह प्रयुक्त होता है आपका कि संकेत स्रोत के भरण प्रभाव से बचाव के लिए किया जाता है। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी मोटर के भार को उसके पूर्ण भार से अधिक कर दिया जाए तो स्लिप वृद्धि का अधिकतम प्रभाव क्या होगा? तो यदि किसी मोटर के प्रभाव को उसके पूर्ण भार से अधिक कर दिया जाए तो स्लिप वृद्धि का अधिकतम प्रभाव होता है कि आपका धारा में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि धारा में वृद्धि होती है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी के विद्युत अपघटन की अवस्था किनके पदों में परखी जाती है? ऑप्शन है धारामान, अपेक्षित घनत्व, अम्लीय अंश, निर्गत वोल्टता। तो बैटरी के विद्युत अपघट की व्यवस्था जो अवस्था होती है यह जो प्रकट किया जाता है यह आपका अपेक्षित घनत्व के रूप में किया जाता है। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
53 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत अपघट्ट में आंसू जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या है। तो देखिए, विद्युत अपघट्ट में आंसू जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि आपका स्थानीय क्रिया को रोकता है अथवा मंद कर देता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला, स्थानीय क्रिया को रोकता है अथवा मंद कर देता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि जब अर्थिंग दोष होता है तो क्या होता है। ऑप्शन, अर्थिंग के कारण भूमि पर वोल्टेज विभव बढ़ता है। अर्थिंग के कारण भूमि पर वोल्टेज विभव घटता है। दोष के बावजूद भूमि पर वोल्टेज विभव शून्य रहता है। डी, आपका उपरोक्त कोई नहीं। तो जब अर्थिंग दोष होता है तो क्या होता है कि अर्थिंग के कारण भूमि पर वोल्टेज विभव बढ़ता है। तो 53 का यहाँ पे आपका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा, अर्थिंग के कारण। 53 नंबर क्वेश्चन है, जब अर्थिंग दोष होता है तो क्या होता है। तो देखिए, जब अर्थिंग दोष होता है तो क्या होता है कि अर्थिंग के कारण भूमि पर वोल्टेज विभव बढ़ता है। तो यहाँ पे आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि अर्थिंग के कारण भूमि पर वोल्टेज विभव बढ़ता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, 1 मेगा हर्ट्ज का सिग्नल उत्पन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर कौन सा है। देखिए, 1 मेगा हर्ट्ज का सिग्नल उत्पन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त ऑसिलेटर जो होता है वह आपका रहता है कॉलपिट्स ऑसिलेटर। यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, कॉलपिट्स ऑसिलेटर। 55 नंबर क्वेश्चन है, समकारी वलय का कार्य क्या है। तो ऑप्शन है, ब्रसेज में धारा के असमान वितरण को रोकना, चिंगारी उत्पत्ति को घटाने में सहायक होना, उपर्युक्त दोनों। तो ब्रसेज में धारा के असमान वितरण को रोकना भी होता है, तो चिंगारी उत्पत्ति को घटाने में भी सहायक होना भी होता है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। 56 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। तो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है ये आपका रहता है लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो सकता है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो सकता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, ट्रैक को बनाने वाले टर्मिनल निम्नलिखित में से हैं। देखिए, ट्रैक को बनाने वाले जो टर्मिनल होते हैं वह आपका एम टी व गेट होता है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एम टी व गेट। 58 नंबर क्वेश्चन है, 3000 आरपीएम से अधिक गतियों के लिए मशीन प्रयोग होती है। तो देखिए, 3000 आरपीएम से अधिक गतियों के लिए जो मशीन प्रयोग की जाती है वह आपको यूनिवर्सल मोटर रहता है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर। 59 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र उपयुक्त होते हैं। तो देखिए, जो बायोगैस संयंत्र होता है ये आपका ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होता है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बायोगैस संयंत्र उपयुक्त होते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, किसी किसी 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज के एसी इनपुट है, डीसी आउटपुट की ऊर्मिका आवृत्ति पल्स प्रति सेकंड में कितना है। तो ये होता है आपका 300 पल्स प्रति सेकंड होता है। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, उस रजिस्टर का मान क्या होगा जिसमें रंगीन पट्टी क्रमशः लाल, हरा, ऑरेंज व गोल्ड के क्रम में है। तो देखिए, जो गोल्ड होता है, गोल्ड के लिए जो परसेंटेज छूट रहता है यानी कि जो टॉलरेंस रहता है ये रहता है हमारा 5%। तो 5% जिसमें दिख रहा है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में हमारा कोई आंसर करेक्ट होगा। तो देखिए, इसके बाद है ये जो है हमारा, ये होता है लाल, लाल के लिए होता है हमारा 2, हरा, हरा के लिए हमारा कितना होता है, होता है हमारा 5 होता है। तो 5 होगा तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी वाला करेक्ट हो जाए, इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और जो ऑरेंज रहता है ये हमारा क्या रहता है कि इसका मान होता है 3, यानी कि 10 की घात 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा 25,000 ओम प्लस 5% रहेगा। ये जो अब ये दिख रहा है चिन्ह ये नहीं रहेगा, ये परसेंटेज रहेगा, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि लंबी ट्रांसमिशन लाइन के आवेशी इम्पीडेंस का क्रिटिकल वाल्व कितना होता है। तो इसके लिए जो क्रिटिकल वाल्व होता है वह रहता है, सर्ज इम्पीडेंस का जो क्रिटिकल वाल्व होता है ये होता है 400 ओम। 63 नंबर क्वेश्चन है, अंत अंत संचार
होता है? ऑप्शन है बेतार आंतरिक संचार प्रणाली, तारयुक्त आंतरिक संचार प्रणाली, सचल संचार प्रणाली, दृश्य संचार प्रणाली। तो अंतर संचार प्रणाली जो होता है, ये होता है दृश्य संचार प्रणाली। 64 नंबर क्वेश्चन है, किसी 1000 वाट के हीटर को 240 वोल्ट के एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, हीटर द्वारा ली गई धारा का मान कितना होगा? तो इसके लिए जो धारा का मान होगा ये होगा 4.166 एम्पियर। यहाँ पे आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 4.166 एम्पियर। 65 नंबर क्वेश्चन है, एलईडी की अग्रिम धारा का मान कितना होता है? तो एलईडी की जो अग्रिम धारा का मान होता है यह इतना होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, आपको निर्माता के विवरण की पुष्टि करने के लिए डीसी पावर आपूर्ति की उर्मिका वोल्टेज की माप करनी है, इसके मापन के आपको किस यंत्र की जरूरत है? डीसी वोल्टमीटर, एसी वोल्टमीटर, ऑसिलोस्कोप, निर्वात ट्यूब मीटर। तो इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं मापने के लिए वो रहता है ऑसिलोस्कोप। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, उस इलेक्ट्रिक हीटर का पावर इनपुट क्या होगा जो 250 वोल्ट सप्लाई स्रोत से 4 एम्पियर लेता है? ऑप्शन है 360 वाट, 480 वाट, 720 वाट, 960 वाट। तो उस इलेक्ट्रिक हीटर का पावर इनपुट जो होगा वो होगा 960 वाट। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 960 वाट। 68 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर की लीड्स को संपर्कित करने में प्रयुक्त इंसुलेटिंग पदार्थ कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर की लीड्स को संपर्कित करने के लिए जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया जाता है वह पोर्सिलिन मटेरियल रहता है। तो यहाँ पे आपका ए आंसर, यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पोर्सिलिन मटेरियल। 69 नंबर क्वेश्चन है, सिरा संयोजन, समूह संयोजन तथा लीड संयोजन संबंधी विवरण लिया जाना चाहिए। ऑप्शन है मोटर को खोलने से पूर्व, वेस्टर्नों को निकालने से पूर्व, वेस्टर्नों को निकालने के बाद, वेस्टर्नों की माप लेने के बाद। तो सिरा संयोजन, समूह संयोजन तथा लीड संयोजन संबंधी विवरण जो लिया जाना चाहिए यह वेस्टर्नों को निकालने से पूर्व लिया जाना चाहिए। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्तक के पावर फैक्टर का निर्धारण इसकी सहायता से किया जाता है? ऑप्शन है गति, लोड, संदीपन, प्राइम मूवर। तो किसी प्रत्यावर्तक के पावर फैक्टर का जो निर्धारण किया जाता है यह लोड से किया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों को अर्थिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है अतिरिक्त धारा से उपकरण की रक्षा करना, लाइन धारा स्थिरांक को बनाए रखना, सप्लाई वोल्टेज स्थिरांक को बनाए रखना, उपकरणों की आयु को बढ़ाना। तो विद्युत उपकरणों को अर्थिंग प्रदान करने का जो उद्देश्य होता है रहता है कि अतिरिक्त धारा से उपकरण की रक्षा करना। 72 नंबर क्वेश्चन है, 1 से 5 ओम के प्रतिरोध की रंग पट्टियां कितनी होगी? ये क्वेश्चन है गड़बड़, तो ये क्वेश्चन गलत कर दीजिए। 73 नंबर क्वेश्चन है, भूरोधन इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए जिससे कि क्या हो? तो भूरोधन इस प्रकार तैयार करना चाहिए जिससे कि भूरोधन कम से कम हो। यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, भूरोधन इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि भूरोधन कम से कम हो। 74 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मशीन की कार्य क्षमता महत्तम कब होती है? तो ऑप्शन है लोहे का घाटा जब मैकेनिकल घाटे के समान हो, परिवर्तनीय घाटा यदि स्थिरांक घाटे जितना हो, स्थिरांक घाटा यदि फील्ड कापर घाटे जितना ही हो, अवांछित घाटा यदि लंबे के घाटे जितना हो। तो डीसी मशीन की जो कार्य क्षमता महत्तम तब होती है जब परिवर्तनीय घाटा यदि स्थिरांक घाटे जितना हो। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे परिवर्तनीय घाटा यदि स्थिरांक घाटे जितना हो, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, किसी सूचक यंत्र में सूचक को चलाने के लिए आवश्यक बल क्या होता है? ऑप्शन विक्षेपक बल, नियंत्रक बल, एडी करंट डैम्पिंग बल, वायु अपघर्षण डैम्पिंग बल। तो किसी सूचक यंत्र में सूचक को चलाने के लिए विक्षेपक बल की आवश्यकता होती है।
यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, विक्षेपक बल। 76 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के समांतर कारण के लिए मुख्य शर्त कौन सा है? दोनों जनरेटर की क्षमता समान होनी चाहिए, फील्ड क्रिटिकल प्रतिरोध एक सा होना चाहिए, दोनों दोनों जनरेटर की पोलैरिटी एक सा होना चाहिए, दोनों जनरेटर की अधिकतम क्षमता समान होनी चाहिए। तो डीसी जनरेटर के समांतर कारण के लिए जो मुख्य होता है शर्त वह रहता है कि दोनों जनरेटर की पोलैरिटी एक होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, द रिवेटेड ज्वाइंट, एक रिवेटेड ज्वाइंट में एक रिवेट होल के सेंटर से प्लेट के निकटवर्ती एज से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिन। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मार्जिन। 78 नंबर क्वेश्चन है, जब सर्पी वलय प्रेरण मोटर का घूर्णक स्थिर अवस्था में होता है तो घूर्णक आवृत्ति कितनी होती है? तो देखिए क्या है कि जब स्थिर अवस्था में है तो क्या होगा कि स्थिरक आवृत्ति के बराबर होगा। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्थिरक आवृत्ति के बराबर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, केबल का आवेश इम्पीडेंस लगभग कितना होता है? ये होता है 100 ओम के। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 100 ओम। रिलक्टेंस का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है आपका 81 नंबर क्वेश्चन है, यदि डीसी मोटर का आर्मेचर घूमता है तो ईएमएफ कैसे प्रभावित होता है? ऑप्शन है स्वयं प्रभावित होता है, बैक ईएमएफ, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि डीसी मोटर का आर्मेचर घूमता है तो जो ईएमएफ प्रभावित होता है वह बैक ईएमएफ होता है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बैक ईएमएफ। 82 नंबर क्वेश्चन है, 35 एस डब्ल्यू जी यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज कापर तार की फ्यूजिंग रेट कितनी होती है? तो 35 एस डब्ल्यू जी कापर तार की जो फ्यूजिंग रेट होता है यह होता है 5 एम्पियर के। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 5 एम्पियर। 83 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर हार्टले ऑसिलेटर में प्रयोग होता है। ऑप्शन है इंडक्टिव फीडबैक, अनटेपर्ड कॉइल, समस्त कॉइल आउटपुट सर्किट में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ट्रांजिस्टर हार्टले ऑसिलेटर में क्या होता है? इन सब में से कोई नहीं। 84 नंबर क्वेश्चन है, एक आरसी फेस शिफ्ट ऑसिलेटर में कैस्केड में संयोजित किए जाने वाले आरसी नेटवर्क की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो आरसी नेटवर्क की जो न्यूनतम संख्या होती है होता है 3। 85 नंबर क्वेश्चन है, उचित समानांतर संचालन के लिए पॉलीफेज अल्टरनेटर की कितनी समान होना चाहिए? तो उसकी जो रेटिंग समान होना चाहिए पॉलीफेज अल्टरनेटर की जी, यह वोल्टेज रेटिंग के समान होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वोल्टेज रेटिंग। 86 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपकरण ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर का है? ऑप्शन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रेलवेज, वेल्डिंग जनरेटर, लेथ्स। तो इनमें से जो उपकरण ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर का है वो है रेलवेज। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, रेलवेज। 87 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? तो गाय का गीला गोबर भी होता है, मानव मल से भी बायोगैस का उत्पादन होता है, मवेशियों के नम विष्ट से भी होता है। तो यहाँ हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी से बायोगैस का उत्पादन का स्रोत है। 88 नंबर क्वेश्चन है, 2 किलोवाट 200 वोल्ट डीसी जनरेटर किसी भार को आधार पूर्ति करेगा, को धारा आपूर्ति जो करेगा वह कितना करेगा? तो ये करेगा हमारा 10 एम्पियर का। 89 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती हैं? ऑप्शन है जिरकोनियम, बोरान, बेरिलियम, सीसा। तो परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त नियंत्रक छड़ें जो बनी होती हैं यह बोरान की बनाई जाती हैं। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बोरान। 90 नंबर क्वेश्चन है, एक उभरे ध्रुव प्रवर्तक के 12 ध्रुव हैं, एक घूर्णन में विद्युत वाहक बल के चक्रों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें चक्रों की संख्या होगी 6। दोस्तों यहाँ पे हमारा टोटल 90 क्वेश्चन खत्म होता है इलेक्ट्रीशियन सीटीआई का, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नए अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।